मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का किया शुभारंभ। आदिवासी महिलाओं से भी पीएम ने की मुलाकात। यूसीसी को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। 10 जनपद में पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। सहारनपुर में चंद्रशेखर रावण पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अंबाला कोर्ट में सरेंडर का था प्लान। यूपी पुलिस ने चारों को दबोचा। बिहार में शिक्षक भर्ती में बाहरी छात्रों की एंट्री पर बवाल। पटना में सड़कों पर उतरकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। चुनावी अभियान का किया शंखनाद। बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया आपको कॉपी करने का आरोप। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। पीएम मोदी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले रानी दुर्गावती में श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने सिकल सेल मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पोर्टल भी लॉन्च किया और सिकल सेल लाभार्थियों को सिकल सेल काउंसिल कार्ड वितरित किए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सिकल सेल एनीमिया बीमारी पर चर्चा की। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस की गारंटी योजना पर कटाक्ष करते हुए जनता को झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहने की नसीहत दी। साथ ही पीएम मोदी ने चौपाल लगाकर आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। साथियों, गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 साल जहां एक और पीएम मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान भी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने विधानसभा चुनाव के ग्वालियर से आम आदमी के चुनावी कैंपेन का शुभारंभ किया। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल और भगवंत मान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। भगवंत मान ने जहां बीजेपी और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कॉपी करने का आरोप लगाया, वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर मध्य प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगाया। इन पार्टियों ने मध्य प्रदेश का क्या बदनाम कर दिया। मध्य प्रदेश के लोग मेहनती लोग हैं,
मध्य प्रदेश के लोग ईमानदार लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग देशभक्त लोग हैं। लेकिन आप जब पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं वही राज्य जहां पे व्यापम घोटाला हुआ था। आपका क्या कसूर है? लोगों का क्या कसूर है? आपके नेताओं ने और आपकी पार्टियों ने आज पूरे देश के अंदर आपका नाम बदनाम कर दिया। ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, ये किसी और मिट्टी के बने हुए लोग हैं। डाल दो जेलों में हमें, जो मर्जी केस डाल दो, लेकिन भाई साहब कॉपी तो फिर हमारे मैनिफेस्टो की करनी पड़ती है। कॉपी कर रहे हैं ना। मैं पंजाब से आता हूं, आज ही पंजाब में एक फैसला हुआ है, आज ही। आमतौर पे सरकार आती है, सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर प्राइवेट मित्रों को बेच देती है। जैसे एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, घाटे में है, अपने मित्रों को बेच दो। लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहा दी है। पंजाब सरकार आज ही फैसला लिया है, एक घाटे में चल रहा प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार खरीद रही है कि हम चला के दिखाएंगे, हम इससे बिजली पैदा करके दिखाएंगे। चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। यूसीसी बिल पर कांग्रेस की बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर जारी है बैठक। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह पहुंचा है सोनिया गांधी के आवास पर। आपको बता दें इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में शामिल होने सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। यूसीसी बिल पर बीजेपी के समर्थन को लेकर करेंगे चर्चा। इसके साथ ही कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति 3 जुलाई को करेगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवम पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, सोनिया गांधी के आवास पर यूसीसी को लेकर यह बैठक चल रही, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जावेद जी, आपको बताना चाहूंगा कि 10 जनपद मार्ग पे इस वक्त बैठक चल रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक की है और राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। क्योंकि साफ तौर से देखा जा रहा है कि इस बार जो मानसून सत्र है इसमें प्रधानमंत्री बड़ा मुद्दा बन सकता है विपक्ष को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में अभी जो एक स्पीच दिया था उसको लेकर ये विपक्ष में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। साथ ही साथ बात कर ले कि 20 तारीख से मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ देखा जाए कि विपक्ष को लेकर एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। लेकिन 3 जुलाई को जो सर्वदलीय स्थायी समिति की बैठक होगी इसमें भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई देगा। शिवम, यूसीसी पर आम आदमी पार्टी और शिवसेना का तो समर्थन मिल चुका है, क्या लगता है कांग्रेस का समर्थन मिलेगा या बाइकआउट किया जाएगा? जो आने वाली 3 जुलाई को जो बैठक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि हम बात कर ले अभी जो बैठक अंदर से कुछ सूत्रों से कर ली, अभी इस पे सहमति कांग्रेस नेताओं की नहीं बन पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस मीटिंग में अभी तक सलमान खुर्शीद भी मौजूद हैं, जो केंद्रीय मंत्री रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी हैं जो बैठक चल रही है अभी। लेकिन अभी बैठक समाप्त होने के बाद ही ये जताया जा सकता है कि आखिर समर्थन कांग्रेस देती है या नहीं देती है। बिल्कुल शिवम, सही का ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का समर्थन होता है या फिर नहीं होता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देश भर में यूसीसी बिल पर छिड़े बहस के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने टीएनपी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर विपक्ष की ओर से की जा रही सियासत पर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यूसीसी समझ नहीं आएगा और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे फ्रस्ट्रेशन में हैं। और क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, टीएनपी न्यूज से सुनाते हैं आपको। 24 चुनाव से पहले ही देश में यूसीसी पर राजनीति उबाल पर है और ऐसे में अनेक तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी और इनसे बात करेंगे कि आखिर यूसीसी को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है। जब बात की जा रही है समान नागरिक संहिता की, इस देश के हर नागरिक के लिए एक ही कानून बनाने की, तो इस पर बवाल होने की पीछे की वजह क्या है? और सबसे पहला सवाल सर ओवीसी के बात को लेके कहेंगे। ओवीसी जी का कहना है कि ये जो समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाजपा ये नहीं ला रही है, भाजपा हिंदू सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही है यूसीसी के बहाने। देखिए ओवैसी जी हर बार
जब भी कोई नया कानून आता है ऐसे ही लोगों को भड़काते हैं। 3 तलाक आ रहा था तब भी ऐसे ही भड़का रहे थे। यूसीसी का हिंदी अर्थ है समान नागरिक संहिता। अब इस समान नागरिक से सब नागरिक के लिए एक समान कानून हो, इसमें किसको एतराज होगा? आप देश के नागरिक हैं, आपको हमारे लिए अलग कानून हो, आपके लिए अलग कानून, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यूसीसी इस देश की आवश्यकता है और इसमें किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसको इंटरेस्ट लेना है उसमें जाकर के पढ़े, वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि 9 साल से भाजपा सोई हुई थी, जैसे ही चुनाव नजदीक आया वैसे ही ये जाग गए हैं और फिर से मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान को अलग किया जाए और हिंदुओं को वोट बैंक को एक तरफा अपने पास लाया जाए। और उनका कहना है कि डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए यूसीसी एकमात्र सहारा बच गई है। देखिए, पिछले 9 साल से जिन घरों में 55 साल शासन करके स्वयं राहुल गांधी पन्ने फाड़ते रहे और उनके बाबूजी, उनके नानी, दादी सब लोग मिले रहे, फिर भी लोग गरीबों के घर में शौचालय नहीं था तो 12 करोड़ घरों में शौचालय दिया गया। 48 करोड़ लोगों को, जहां राहुल गांधी जी के पिताजी कहा करते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, तो उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए 48 करोड़ को बैंक से जोड़ा गया। इन 9 सालों में न जाने जो गैस कनेक्शन 40,000 रुपया में ब्लैक करते थे राहुल गांधी खुद खड़ा होकर के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया गया घरों में। 10 करोड़ लोगों को जो बेघर थे उनको 4 करोड़ लोगों को घर दिया गया। ये करने में 9 साल लगा है, इसी में 370 हटाना पड़ा। तो ये लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और अब अगली प्रक्रिया यूसीसी है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो देश के गौरव को देख करके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो हमारे पास कोई दवाई नहीं है राहुल गांधी जी के लिए। आप चाहे आप गाली दीजिए राहुल जी या आप जो भी करना हो करिए, अगला कार्यक्रम यूसीसी है और इस देश को यूसीसी दे करके एक बहुत बड़ा कल्याण का कार्य होगा। विपक्ष की 2 बड़ी पार्टियां जो हैं वो यूसीसी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है, शिवसेना और आम आदमी पार्टी। दोनों का कहना है कि यूसीसी से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनका ये भी कहना है क्योंकि भाजपा पर अब जनता भरोसा नहीं कर पाती है, इसलिए पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करे, स्वरूप दे, फिर जनता और तमाम लोगों के बीच में, विपक्षी पार्टियों के बीच में लाए, तब जाकर यूसीसी को वो लागू करे, ऐसे जनता पर थोपे नहीं। ये समर्थन के साथ साथ उन्होंने शर्त भी रखा है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल समर्थन करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरह की हरकतें जनता के लिए किए हैं, मुझे लगता है हम तो उनको कहने भी नहीं जाएंगे कि आप समर्थन दो। आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति का हमें समर्थन चाहिए भी नहीं। लेकिन बाकी और जो लोग हैं जो इशू बेस्ड राजनीति करते हैं, वो उनका स्वागत है। और यूसीसी के प्रति किसी को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। यूसीसी इस देश की आवश्यकता है। आखिरी सवाल, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। पहली कदम उन्होंने उठा ली है, ड्राफ्ट तैयार कर दी गई है, कमेटी बैठा ली गई है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है उत्तराखंड में जो ये प्रयोग किया जा रहा है यूसीसी को लागू करने की, तो इससे देश वालों को एक क्लियर मैसेज मिलेगा कि आखिर यूसीसी क्या है, उनको समझने में आसानी होगी अगर वो उत्तराखंड के इस यूसीसी मॉडल को देखेंगे तो? निश्चित रूप से उत्तराखंड इसमें बहुत बड़ी लीड ले रहे हैं और यूसीसी का जो भी अभी मंतव्य तैयार हुआ है उसके आधार पे बाकी राज्यों को भी बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, भाजपा सांसद। इनका साफ कहना है कि 2024 चुनाव से पहले
जो यूसीसी की का जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है वो अब लागू होकर रहेगा, क्योंकि आज के समय में इस देश को यूसीसी की बहुत ज़रूरत है। देश में कोई भी धर्म हो, कोई भी कानून हो, लेकिन वो हर नागरिक के लिए बराबर होगी। और ऐसे में इसको लेकर मनोज तिवारी जी क्या कर रहे थे ये आप तक हम लेकर आए हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। यूसीसी बिल पर दो गुटों में बटा कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने यूसीसी बिल का समर्थन किया है, वहीं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य ने कही समर्थन की बात। यूसीसी बिल जब भी आएगा हम समर्थन करेंगे। विक्रमादित्य ने साफ तौर पर समर्थन के ऐलान के साथ बीजेपी पर विक्रमादित्य ने निशाना भी साधा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस यूसीसी को लेकर दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा और अब पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है और खास करके अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं है, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़का। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें। तो बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी टीएनपी न्यूज पर आपको बता दें। यूसीसी बिल पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। तो विक्रमादित्य ने कांग्रेस से ज्यादा देश का हित किया है। तो साफ तौर पर अधिकांश पार्टियां यूसीसी बिल लागू करना चाहती हैं, ठाकुर ने यह भी कहा। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी पर समर्थन का ऐलान किया था, जिसको लेकर यह प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि ये उचित करना है आज की तारीख में, और इसलिए कांग्रेस के विचार से इस वक्त वो कांग्रेस के नेतृत्व के स्टैंड से, क्योंकि वो कांग्रेस का नेतृत्व तो इस वक्त तो राजनीतिक निर्णय ले रहा है, राजनीतिक दृष्टि से उनको जो लाभ दिख रहा है उसी काम को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी वो भाजपा के जो भी निर्णय होते हैं उसके विरोध में खड़े होते हैं। कांग्रेस की तो एक सीधी सी बात है, वो यही काम करते हैं। देश का भला है नहीं भला है ये उनका सोचने का विषय ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज अगर विक्रमादित्य जी ने अगर इस तरह से सोचा है तो उन्होंने कांग्रेस के हित से ज्यादा मुझे लगता है कि समाज का हित, देश का हित जाना है, और ये भाव उन्होंने इस कारण से व्यक्त। तो यूसीसी बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में जारी सियासत के बीच कांग्रेस के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने भी टीएनपी न्यूज से खास बातचीत कर अपनी प्रतिक्रिया दी। बातचीत के दौरान उन्होंने यूसीसी बिल पर बीजेपी को समर्थन देने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले एनडीए के घटक दलों को विश्वास में ले, फिर विपक्षी पार्टियों से समर्थन की उम्मीद करे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते आपको। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद तारिक अनवर जी जुड़े हैं। तारिक अनवर जी, देखा जाए तो भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि यूसीसी लागू होकर रहेगी। प्रधानमंत्री जी भी इसकी वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मनोज तिवारी जी से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि जिनको जो कहना है कह ले, कोई समर्थन दे ना दे, लेकिन यूसीसी तो आएगी। और कांग्रेस से पूछिए कि उनको समस्या क्या है, क्या समस्या है इसमें? देखिए, पहले तो हम कहें कि जो अपने एनडीए के जो उनके पार्टनर हैं उनको पहले विश्वास में लें। अभी जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, जो उनके पार्टनर भी हैं और उनके साथ उनका गठबंधन भी है, उनका बयान आया है, अकाली दल का बयान आया है। वो ऐसे करके कई लोग बयान दे रहे हैं अपने अपने ढंग से। तो ये चूँकि मामला बहुत गंभीर है, सीरियस है, और इसमें जब तक आप सभी लोगों को, सभी समुदाय को, सभी रिलीजियस ग्रुप को विश्वास में नहीं लेते हैं तो
ऐसे लागू तो करना मुश्किल होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। तो लेकिन हमको ये लगता है कि इनकी नीयत सिर्फ ये है, ये चाहते ये हैं कि 2024 में कोई उनके पास इशू नहीं है। अब किस इशू को लेकर वो जाएं? कोई ऐसा 10 साल में कोई उनका ऐसा काम नहीं है, ऐसा नुमाया काम नहीं है जिसको लेकर वो देश के सामने जाकर रखें कि हमने 10 साल में ये हमारी उपलब्धि है, इसलिए हमको वोट दीजिए। तो उपलब्धि के नाम पर ज़ीरो है ये। तो इसलिए इनको कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे लोगों को एक तरह से ध्रुवीकरण करने में आसानी हो। मतलब कांग्रेस को केंद्र सरकार की नीति पर नहीं, उनके क्या कहते हैं नीयत पर संदेह है, ऐसा है क्या? सब चीज़ पर हमें शक है, ना उनकी नीति अच्छी है ना नीयत अच्छी है। सर एक बात और है, जहां आप कह रहे हैं कि एनडीए अपनी जो अपनी पक्ष दल के जो लोग हैं उनको एकजुट करे, लेकिन विपक्ष में भी एक टूट नजर आ रही है। शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों ने यूसीसी का समर्थन कर दिया। हर पार्टी अपना अपना व्यू पॉइंट रखेगा, कोई किसी से बंधा हुआ तो नहीं है ना। लेकिन सर एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, बैठकें हो रही हैं, वो दूसरे इशू को लेकर हो रहा है, वहाँ एकता हो रही है चुनाव को लेकर, 2024 का मिशन है उसको लेकर एकजुटता हो रही है। बाकी अपने अपने लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तारिक अनवर जी, जिनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार जिस नियत के साथ 2024 से पहले यूसीसी की बात कर रही है वो गलत है। इनके पास आज के समय में दिखाने के लिए जनता के पास कुछ नहीं है, इसीलिए यूसीसी लाकर ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल आपका इसको लेकर क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने हमले के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अंबाला कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में थे ये चारों आरोपी। देवबंद के निवासी बताए जा रहे हैं। 3 आरोपी, एक आरोपी करनाल का रहने वाला है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी पुलिस की 5 टीमें। पकड़े गए आरोपियों में से 15 दिन पहले जेल से छूटा था एक आरोपी, आपको बता दें। तो बड़ी और जानकारी आपको ये बता रहे हैं विनोद कश्यप, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरह से चंद्रशेखर रावल पर आरोपियों ने हमला किया सहारनपुर में, फिलहाल 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए जावेद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें से 4 आरोपी जो है पुलिस के हाथ लगे हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। और ये जो है जो यहाँ के एसएसपी हैं उन्होंने 5 टीमें पुलिस की बनाई थी और अंबाला से ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें वहां से लेकर सहारनपुर लेकर आया जा रहा है। तो कभी भी एसएसपी इनका खुलासा कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तो कहा जा सकता है कि इस समय करेंगे, लेकिन कल को हो सकता है कि ये इनके बारे में कल खुलासा करेंगे। जी, क्योंकि जिस तरह से इन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, एक बड़ी घटना को ये आरोपी अंजाम देने की साजिश से आए थे, लेकिन ये गोली जो है वो चंद्रशेखर को छूती हुई निकल गई। ऐसे में यूपी पुलिस की टीम ने इन्हें दबोचा। खबर ये भी है कि ये अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो ये लोग थे यहाँ से भाग कर, क्योंकि इतना बड़ा हादसा करने के बावजूद ये वहां पर भी कोई इनका तालमेल होगा जिसने इन्हें सलाह दी होगी, कहा होगा कि आप अंबाला आ जाइए, वहां पे सरेंडर कर देंगे। लेकिन ये सरेंडर होने से पहले ही जो सहारनपुर में पुलिस ने 5 टीमें बनी हुई थी उनसे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। और इनमें से एक आरोपी ऐसा भी है, बताया गया है कि 15 दिन पहले ही वो जेल से छूट के आया था, जिसने जेलर की ही नाम के ऊपर कुछ फायरिंग वायरिंग की थी, उसका वही मामला चला रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऑल इंडिया मुलायम एसोसिएशन यानी AIMA के 16वें परफॉर्मेंस डे के अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMA के अध्यक्ष समेत संस्था के कई अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि फॉर्मेशन डे कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। पदाधिकारियों की माने तो फॉर्मेशन डे कार्यक्रम के जरिए युवाओं के नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम करेंगे। इसमें बहुत अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस करते पुलिस केरला में, अभी अपना स्टेट में केरला स्टेट में पुलिस बहुत काम करती है इसके लिए, बट फिर भी कॉलेज स्कूल सब जगह इतना मैनेज हो गया,
तो वो रोकने के लिए हम लोग पहले अभी वीडियो के बारे में बोला, तो वीडियो स्कूल कॉलेज में सब हम लोग उधर जाके उधर का मैनेजमेंट को ये कन्विंस करके सबके लिए उधर हम लोग ये सब लगाएगा, तो सब लोग देखेगा तो थोड़ा। इंडिया मलयाली एसोसिएशन जो है ड्रग्स के लिए हमारा 28 स्टेट जो हमारा एक्टिव है, जो एम है उसके लिए हमने हमारा टीम काम कर रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री गोकुलम फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री अभी बना रहे हैं, हर स्कूलों में और स्टेट में हर जगह हम उसको प्रचार करेंगे। इसको केरल में भी इसका बहुत ज़्यादा असर है, पंजाब में आपने सुना असर है, पूरा भारत में इसका असर है। उसके लिए मुहिम चलाना जरूरी है, हमारा सबका एक एक जिम्मेदारी है इस चीज़ को। इसको अगर फेस नहीं करेगा तो इसकी जो गति है बिल्कुल विनाश के लिए जाएगी। क्योंकि बाकी अदर हमने कोरोना देखा, फ्लड देखा, सब चीज़ देखा, मगर इसके जो हमारा दिल का अंदर नहीं तो हमारी देश को सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला यही चीज़ है, ड्रग्स है। इसको अगर अभी नहीं रोकेंगे और हम अपनी जितनी ताकत इसके लिए अगर हम अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी। इसलिए हर एसोसिएशन। उधर मुंगेर जिले में पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ जमालपुर शाखा के सहायक सचिव देव शंकर सिंह ने अप्रेंटिस कर्मचारियों के आवास पर उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ के जोनल अध्यक्ष हरेराम महाराज ने बताया कि एक्ट अप्रेंटिस को स्टाइपेंड की पूर्ण राशि पिछले 6 महीने से नहीं मिल रही है, जबकि उनसे प्रशिक्षकों को 6,200 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा 7,700 रुपये पर साइन लिया जा रहा है। जोनल अध्यक्ष ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि हेमजापुर चौक के समीप ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जहां आपको बता दें घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को जब्त कर लिया है, वहीं पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कितना लोग घायल है? क्या चीज कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे? क्या चीज से? अच्छा, धक्का कौन मारा? कहाँ पे? यूपी के बदायूं के थाना ओगैती क्षेत्र के एपुरा गांव में 14 साल के 2 किशोरों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बता दें कि दोनों धान की रोपाई करने के लिए जा रहे थे, तभी गंगा एक्सप्रेस वे पर चल रहे कार्य में किए गए गड्ढे में दोनों गिर गए और फिर उनकी मौत हो गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंच गए और फिर दोनों के शवों को बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये हमारे खेत हाईवे के बराबर से हैं। तो ये लोग खेतों पे धान लगाने गए थे सुबह। अब जो हाईवे निकल रहा है, हाईवे वाले लोगों ने गड्ढे कर रखे हैं, बहुत गहरे 20-20, 25-25 फीट गहरे गड्ढे कर रखे हैं। उनमें इनका पैर फिसल गया, ये बच्चे गिर गए। अच्छा, डूब के मर गए? हाँ जी। किसने निकाले फिर? ये गाँव का एक डॉक्टर था, उसने आगे फिर ये उधर हमीरपुर जिले के साइबर अपराधी खुलेआम ठगी कर रहे हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी लगभग आधा दर्जन गांव में साइबर अपराध को अंजाम दिया है। साइबर अपराधी फोन कॉल के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। वहीं लोगों ने पुलिस को कई बार इसकी शिकायत भी दी है और पुलिस शिकायतों में बाद भी साइबर ठग का शिकार हुए लोगों के पैसे वापस नहीं करा पा रही है। और चलिए इसी बीच यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता दें। शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें राजकीय मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इलाज न मिलने पर फर्श पर तड़पती रही गर्भवती महिला। तो किस तरह से गर्भवती महिला फर्श पर तड़प रही है वो आप देख सकते हैं। अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है।
अस्पताल में डिलीवरी कराने आई थी ये महिला। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की फिलहाल ये पूरा मामला है, जहां पर किस तरह से फर्श पर जो महिला है वो पड़ी हुई है और डिलीवरी कराने के लिए महिला अस्पताल गई थी। इस अस्पताल में किसी तरह का कोई स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही महिला को उठाकर ले जाया गया। तो किस तरह से महिला फर्श पर तड़प रही है वो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। हालांकि जिस तरह से सूबे की सरकार लगातार अस्पतालों को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता दें। तो शाहजहांपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने युवती को छत से फेंका है। शाहजहांपुर से ये खबर, जहां पर दबंगों ने युवती को छत से फेंक दिया। गंभीर हालत में घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद के चलते दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। एक युवती को दबंगों ने छत से फेंक दिया। तो थाना जलालाबाद क्षेत्र के गौस नगर की बताई जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।